स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी गुरु पर। दोस्तों आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था 1914 अर्थात पहला विश्व युद्ध के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे 1917 की अक्टूबर की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे सरकार और बाल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन के अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगा। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री में सोवियतों के मौजूद बाल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगरियन कैलेंडर अपना लिया। अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 1912, मार्च को अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बाल्शेविक पार्टी को सत्ता के पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियान ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां 1850 से 1980 रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क पार्टी की स्थापना हुई। 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। 1917 में 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग। 1917 के 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह। 1918 से 1920 के बीच गृह युद्ध। 1919 में कार्मिंटन का गठन। 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत। चौबीस अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कारेस्की सैनिकों की टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों की दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवो के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत संघ की कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद
इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। नए शब्द कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। अक्टूबर के बाद क्या बदला? 4 अक्टूबर के बाद क्या बदला? बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था को पूरी तरह से खिलाफ थे। ज़्यादातर लोगों और बैंकों का नवंबर 1917 से में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविक ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके लिए बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार या जरूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग के पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी ब्रैकेट में बुदियोनोका का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली पर बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत संघ कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एकल दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा अनेक NKVD नाम दिया गया। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वाले को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने पुलिस और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा था। बॉक्स 3 में हम लोग कुछ पढ़ देते हैं। अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, 2 दृष्टिकोण। 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई
किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों में के बीच बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी जमीन किसानों के बीच बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने के तैयार थे। फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फार्म। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदारों को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। देखिए क्या लिखा था भाई। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के, खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइल मिखाइलोविच जागीर का मालिक शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारे फिक्र ना करें, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गांवों में लोग कमेटी के बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविचों को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। सेमान echoes of a negative land, 2 centuries of a Russian village। 1997 में ये पुस्तक लिखा। गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। सेना छोड़कर जाने के लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों मतलब रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों मतलब ग्रीन्स और जार समर्थकों व्हाइट का ही नियंत्रण रहा। उन्होंने फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फूलते फलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी की जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गईं। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों के कारण तो बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे।
वहाँ मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। बोलो। स्रोत खो। अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया दो दृष्टिकोण। एम.एन. राय भारतीय क्रांतिकारी, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन व यूरोप में कॉमिंटर्न के एक प्रमुख नेता थे। 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय वे मध्य एशिया में थे। उन्होंने लिखा, मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था। उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया था जिन्होंने किर्गिजों की मातृभूमि पर कब्जा किया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिस्तान लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मदात बोल्शेविकों से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इनकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उसके साथ नारे लगाने लगा। लिखा का है एम.एन. राय, मेमायर 1964 में लिखी। किर्गिज लोग पहली क्रांति यानी फरवरी की क्रांति पर खुशी से झूम उठे और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया था और ये उम्मीद जगाई गई कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले एक बार जार के नौकरशाहों से छोटे से गुट के किर्गिजों का दमन किया गया था। अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कजाक नेता 1919 में अलेक्जेंडर बेनिग्सन एवं चंताल केलकेजे ले मार्सिया ने साए जिला मुसलमान दे रूसी 1960 में उद्धृत। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर राष्ट्रीयताओं के सोवियत संघ USSR दिसंबर 1992 में रूसी साम्राज्य से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम कड़ी कोशिशें थोप दी थीं, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए।